हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल का। हमने पहले जो पढ़ा था आदिकाल पढ़ा था, अब हम रीतिकाल पढ़ेंगे। रीतिकाल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज की क्लास में हम पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें है रीतिकाल का नामकरण, विषयक, विभिन्न मतों की समीक्षा। ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, सुनने में, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1700 से 1900 तक के कालखंड को रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की है। उनके अनुसार इस काल में रीति तत्व की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नामकरण रीतिकाल किया गया है। इस काल के ज़्यादा से ज़्यादा कवियों ने आचार्यत्व का निर्वाह करते हुए लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रीति ग्रंथों की रचना की, जिसमें अलंकार, रस, नायिका भेद आदि का विस्तृत विवेचन किया जाता है। अपनी काव्य प्रतिभा दिखाने के लिए इन कवियों के लिए लक्षण ग्रंथ लिखना अनिवार्य था। काव्यांग चर्चा में ये गौरव का अनुभव करते थे तथा इस युग में इस बात पर विवाद होते थे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, कौन से शब्द शक्ति, कौन सा रस या कौन सी ध्वनि है। काव्यांगों के लक्षण और सवचरित उदाहरण प्रस्तुत करने वाली रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इस काल में रीति तत्वों की प्रधानता परिलक्षित होती है और इसी कारण इस काल का नाम रीतिकाल पड़ गया है। रीतिकाल की परिस्थितियाँ, सबसे पहली आती है हमारी ऐतिहासिक और राजनीतिक, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रही है इसकी, वो पढ़ते हैं। रीतिकाल का प्रारंभिक छोर जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है, ठीक है, लेकिन अंतिम छोर बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल को। उत्तर भारत के इतिहास की 2.5 शताब्दी में मुगल साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हुई। धीरे धीरे इतना बड़ा साम्राज्य मिटता चला गया और अंत में 1857 के विद्रोह के साथ उनका अंत भी हो गया। ठीक है, ये आप जानते हैं जहांगीर अकबर के टाइम पर ही अंग्रेज़ जो थे भारत में आ गए थे। उसके बाद जो है ये पूरा जो यहाँ पर बताया जा रहा है ये सब कुछ वो उसी टाइम का है जब भारत गुलाम था। गुलाम मतलब होने ही वाला था। ठीक है, इसके अलावा अकबर के देहावसान के बाद, अकबर के मरने के बाद 1605 में जब जहांगीर के हाथों में शासन सत्ता आ गई थी, तब उन्होंने शासन के बजाय अपनी सुंदर पत्नी नूरजहां और शराब में ज़्यादा रुचि लेने लगे। धीरे धीरे शासन के जो रियलिटी था वो जहांगीर के हाथों से निकल गई और सब चीज़ें बर्बाद होने लगीं। नूरजहां ने उसे विलासिता में डुबाए रखा और अपने परिवारजनों की सहायता राज्य चलाया। जहांगीर के बाद शाहजहां और अधिक विलासी शासक के रूप में सामने आए थे। युद्धों से मुक्ति मिल जाने के और साम्राज्य में शांति होने के कारण शाहजहां ने वैभवपूर्ण जीवन बिताया था। ठीक है, भवन, नहर और बाग बागवानों बनवाने में उन्होंने कलाप्रियता प्रकट की। औरंगजेब को छोड़कर अन्य सभी मुगल वंशी सम्राट निश्चित होकर विलासिता में डूबे रहे। आपसी ईर्ष्या, द्वेष, विलासिता और लापरवाही से भरे ऐसे वातावरण में देशी राजा और सामंत केंद्रीय शासन की छात्र छाया से चैन की सांस ले रहे थे। युद्ध, विग्रह आदि केंद्रीय शासन के सरदर्द थे। अधीनस्थ राजाओं, सामंतों और शासन अधिकारियों का सुख सामग्री जुटाने और काव्य, शास्त्र, विनोद के बहाने मनोरंजन करने के अलावा और कोई काम नहीं था। देखो, बेसिकली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को मैं पढ़कर नहीं, आपको नॉर्मली समझाती हूँ। हुआ क्या था, ये देखा गया था कि मुग़ल काल के लास्ट के टाइम पर ना हमारे जो शाहजहाँ थे, जितने भी लास्ट के टाइम पर, वो सारे लत में पड़ गए थे शराब की, जुए वगैरह की। इस वजह से बोला जाता है कि भारत गुलाम हुआ था, मतलब अंग्रेज़ों ने जो मेन वो किया था कब्ज़ा, वो मुग़ल काल के बाद ही किया था, क्योंकि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, ये अपने अपने में मस्त रहते थे। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए अब जब ये चीज़ हो गई, ख़त्म हो गई, वो हो गया, तो ऑब्वियसली बात है फिर भाषा भी जानी थी, वो कौन सी रहती है ना, तो वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा जी, इसके अलावा ये कि इस युग के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कि कार्य क्षेत्र कैसा हो गया, कौन कौन आ गया, कौन से कवि आए, कौन सा क्या हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, सामाजिक परिस्थितियाँ, समाज जो था 2 वर्गों में बटा हुआ था, शासक में और शासित में। ठीक है, बादशाह से लेकर उनके आश्रित कर्मचारी तक का एक वर्ग समाज का अधिकार प्राप्त वर्ग था। इसके पास सुख सुविधा का प्रत्येक सामान मौजूद था। कविगण इन्हीं की कृपा पर जीवित थे। शासित और जनता के सुख दुख को समझने के लिए, उनके कष्ट दूर करने के लिए तो जैसे समाज के उच्च वर्गीय लोगों ने कोई प्रयोजन ही नहीं रखा था और वो नॉर्मली ही पल रहे थे। ठीक है, बेसिकली सामाजिक जो है हमारा इसके अंदर यही है कि गरीबी अमीरी थोड़ी बहुत ज़्यादा थी, बढ़ गई थी। लोगों ने इंसाफ करना बंद कर दिया था। सब कुछ जो था एक ऐसा दिखने लगा था कि हाँ
ठीक है, सब ऐसी है, नॉर्मल है वगैरह वगैरह। धार्मिक परिस्थितियाँ क्या हुई थी? देखो, धार्मिक परिस्थिति की अगर हम बात करें तो हम अगर अगेन मुग़ल काल से बात करें, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रीतिकाल का मुग़ल काल से ही शुरू हुआ है, ठीक है, मुग़ल काल में भी जहांगीर के टाइम से। तो उस टाइम पे ये होता था कि हमारे अकबर के टाइम पे अकबर ने ना तीर्थ यात्रा और मुसलमानों का हज दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा था। हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा, मुसलमानों के लिए हज, कि भाई जो भी जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा, किसी के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। एकता तो बहुत बनाए रखते थे, हिंदुओं के लिए भी जितना करते थे उतना मुसलमानों के लिए भी करते थे, लेकिन धार्मिक सिचुएशन जो थी वो कुछ अलग अलग बनी हुई थी, कुछ अलग अलग हो गई थी। इनके मरने के बाद, अकबर के मरने के बाद सब चीज़ें जो थी कि क्वालिटी के बेस पर नहीं देखी जा रही थी, वो सब कुछ अलग हो गई थी। उसी की वजह से रीतिकाल में ये जो प्रॉब्लम्स आने लगी थी वो होने लगी। साहित्य परिस्थितियाँ क्या हुई? देखो, साहित्य परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा आई कि अलंकार का क्या प्रयोग करना है, शब्द प्रयोग क्या करने हैं, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाने लगी थी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीतिकाल काल निर्धारण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा विक्रमी 1700 से 1900 तक मानी है। बाद में सभी विद्वानों ने यह अवधि स्वीकार की, लेकिन कुछ विद्वान रीतिकाल का प्रारंभ 1700 से पहले मानते हैं। कहते हैं 1598 में रचित हितरंगिणी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। दास की साहित्य लहरी में रीति तत्व है, ठीक है। इसके अलावा चिंतामणि का रचना काल 1700 के आसपास था, जिसमें उन्होंने रस और रीति विषयक लक्षण ग्रंथों की रचना की है। भाई, काल निर्धारण जो है ना, यहाँ पर बेसिकली ये बात बताई जा रही है कि कुछ विद्वान मानते हैं पहले से हुआ है, कुछ विद्वान मानते हैं कि पहले से नहीं हुआ है, ठीक है। बस इसके अंदर यही वाली बहस चली है। उसके अलावा कि रस, काल, अलंकार, ये सब क्या चीज़ें हैं वो। रीतिकाल का नामकरण जो है वो कैसे पड़ा? हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल का दूसरा चरण रीतिकाल के नाम से अभिहित किया गया। रीति कहते हैं प्रणाली को, परिपाटी को, ढंग को। इस समय के कवियों की काव्य रचना करने की विशेष प्रणाली थी, वो ये भी थी कि पहले वो काव्य रचना की नीतियाँ यानी लक्षण समझाते थे, उसके बाद उन लक्षणों का उदाहरण देते थे, ठीक है। तो इसका जो नामकरण पड़ा था वो इसी तरीके से पड़ा कि वो जो थे ना, वो हर चीज़ को डिफ़ाइन किया करते थे एक बार समझाने के बाद, और समझाने के बाद जब उसको डिफ़ाइन करते थे तो एक्चुअली में जो सब कुछ था वो उभर कर निखर कर सामने आ ही गया था, ठीक है। 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हिंदी साहित्य इतिहास लिखा गया था, ठीक है जी। ये एक बृहदाकार ग्रंथ है। इसके 7वें चैप्टर के अंदर रीतिकाल को काव्य कला के नाम दिया गया है। उसके अलावा इस संबंध में उनके ये शब्द हैं कि द एंड ऑफ 16th सेंचुरी एंड द होल ऑफ द 17th सेंचुरी अ पीरियड कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजली विद द सुपरमेसी ऑफ मुगल एम्पायर प्रेजेंट अ रिमार्केबल एरे ऑफ पोएटिक टैलेंट, ठीक है। बहुत ईजी सी बात है। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में और भी विचार सामने आए। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पूरे काल को अलंकृत काल का नाम दे दिया था। उन्होंने कहा कि आशय ये है कि इस युग में कविताओं का अलंकृत बहुत किया गया। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि अलंकार है, रस है और बाकी सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा देखने को आ रही थी सामने, इसलिए इसका नाम करण जो था एक इस बेस पर भी देखा गया, ठीक है। इस काल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल के नाम से भी बोला। काहे? इसलिए उनकी मान्यता यह है कि इस युग की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति श्रृंगार भी थी, इसलिए इस युग को श्रृंगार का काल के नाम से पुकारा जाने लगा, ठीक है। उन्होंने कहा श्रृंगार काल का नाम मैं इसको दे तो रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे जो हमारे बाकी फिलोसफर्स थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन सब ने अपने अपनी मर्जी से सब ने अपना अपना नाम दिया। इस काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल का नाम दिया और उत्तर मध्यकाल का नाम दिया रीतिकाल के साथ, ठीक है। लेकिन रीतिकाल नाम ज़्यादा प्रचलित हो गया था उत्तर मध्यकाल की बजाय। उसके अलावा शुक्ल जी ने इस काल को रीतिकाल का नाम दिया। इसके अंदर अलंकृत काल का भी इसको नाम दिया था, क्योंकि अलंकृत काल को मैं बहुत बार डिफाइन कर चुकी हूँ, इसको बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, ठीक है स्टूडेंट। सो ये जो आपका टॉपिक है ये ख़त्म हो गया। सारांश, कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष जो है आप अपने ही पर्सपेक्टिव से लिखते हो। अपने आंसर की 2-2 लाइनें उठा के लास्ट में अपना पर्सपेक्टिव इंक्लूड कर देना। बाकी इस सारांश को भी एक बार पढ़ लेना ताकि आपको कैसे लिखना है कॉन्क्लूजन वो समझ में आ जाए। सो नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और वो है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ठीक है। ये भी टॉपिक बहुत छोटा सा है, जल्दी कवर हो जाएगा। आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। So thanks for the watching and best of luck all.